वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में अबाउट द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बेस एडजॉर्प्शन फैक्टर के बारे में और मिनिमम पर ग्राम फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोग कैप्सूल साइज से रिलेटेड बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं इन दो फैक्टर्स के बारे में। पहला आता है बेस एडजॉर्प्शन फैक्टर के बारे में, जो क्या कह रहे हैं कि बेस एडजॉर्प्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कैप्सुलेटेड मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर सरल भाषा में समझाता हूँ। हमने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड ले लिया और हम लोग इसको बेस बनाने जा रहे हैं हमारे एक लिक्विड बेस से, मतलब उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मतलब बेस एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज डिफाइन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस, कितना ग्राम ऑफ लिक्विड बेस हमको लग रहा है इस मटेरियल को एनकैप्सुलेट करने के लिए। ठीक है, हमको कैप्सूल के अंदर इसको फिल करना है, पर इस पाउडर को फिल करने के लिए कितना ग्राम ऑफ लिक्विड बेस लगेगा, इसको जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक पेस्ट नुमा बन जाएगा और इस पेस्ट को हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस पाउडर को पेस्ट बनाने के लिए कितना ग्राम में लिक्विड लग रहा है, बस इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बेस एडजॉर्प्शन फैक्टर में कि कितना लिक्विड एडजॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसको BA से डिनोट करते हैं। बेस एडजॉर्प्शन ऑफ ए सॉलिड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पार्टिकल साइज एंड शेप। किसी भी सॉलिड का जो बेस एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज पे, शेप पे और उसके फिजिकल स्टेट पे। फाइबरस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, अमोर्फस या क्रिस्टलाइन तो नहीं है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ऑलियोफिलिक तो नहीं है या हाइड्रोफिलिक नेचर तो नहीं है। बेस एब्जॉर्प्शन फैक्टर डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉलिड को हम लोग इसको थरोली वेट करना पड़ता है लिक्विड बेस से, और अगर वेट होने वाला सॉलिड नहीं है तो हम लोग वेटिंग एजेंट का यूज़ भी करते हैं। देन इसको किया कैसे जाता है, 150 ml के 2 बीकर ले लेते हैं, जिसमें 40 ग्राम ऑफ सॉलिड एक बीकर में रहता है और दूसरे बीकर में 100 ग्राम ऑफ बेस रहता है। फिर हम लोग धीरे धीरे उस लिक्विड बेस को सॉलिड के अंदर स्पैचुला से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि वो ढंग से मिक्स ना हो जाए और पूरी तरीके से भीग ना जाए। यहाँ लिया एक स्पैचुला, 40 ग्राम ऑफ सॉलिड था, दूसरे में लिया 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे, स्पैचुला से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि वो ढंग से यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए और एक ऑइंटमेंट नुमा कंसिस्टेंसी ना दे दे। फिर इस मिक्स को हम लोग क्या करेंगे, गिराएंगे 45 डिग्री के एंगल से। 45 डिग्री के एंगल से इसको नीचे गिराएंगे और देखेंगे कि ये ढंग से गिर रहा है कि नहीं। ठीक है, बेस एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या दिया है, वेट ऑफ लिक्विड बेस एडेड, कितना हमने लिक्विड बेस ऐड किया, और वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, weight of the solid, lower the BA of the solid, higher the density of the mixture and smaller the capsule size. Minimum per gram factor क्या होता है, minimum per gram factor is used to determine the minimum per gram factor of solid, यानी कि factor of volume in minims। मिनिम एक क्वांटिटी है जो ऑक्यूपाई करती है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड प्लस द वेट ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू मेक द कैप्सुलेटेड मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं सर आप, समझा रहा हूँ कि हमको कितना ग्राम ऑफ सॉलिड लगेगा और कितना ग्राम ऑफ लिक्विड बेस लगेगा एक मिक्सचर को एनकैप्सुलेट करने के लिए, उसी का ये सिंपल सा फार्मूला होता है। ये नीचे एक प्रॉब्लम दी गई है, हम लोग इतना डिप्थ में नहीं जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन प्रोसेस या फाइनल प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में, कि हमने कैप्सूल बनाया और कैप्सूल बनने के बाद कौन कौन से टेस्ट हम है जो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। पहला है सील थिकनेस, फिल वेट चेक, कैप्सूल डायमीटर सॉर्टर, कैप्सूल कलर सॉर्टर और कैप्सूल काउंटिंग। सील थिकनेस में हम लोग मेज़र करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से कि जो हमारी रिबन बन रही थी जेलेटिन की, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसकी थिकनेस कितनी आ रही है, और एक्सेप्टेबल थिकनेस होती है 1/2, 2/3 ऑफ रिबन, उतनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए। फील्ड वेट चेक करते हैं हम लोग वेट को, जो फ्रेशली कैप्सूल बनी है उसको स्लिट करते हैं, बीच में से कट लगा के ओपन करते हैं, कंटेंट को रिमूव करते हैं, शेल को वॉश करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट से, और एम्प्टी शेल को दोबारा वेट करते हैं चेक करने के लिए कि उसके अंदर वेट्स कितना पर्याप्त मात्रा में भर रहा है कि नहीं। अगर वेट में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से चेंज कर देंगे मटेरियल को और पंप को।
कैप्सूल डायमीटर सॉर्टर, हम लोग देखते हैं कि कैप्सूल का डायमीटर कितना आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं। जो रेंज है वो ±0.020 इंचेस है थ्योरेटिकल डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। जितना भी उसका डायमीटर रहेगा इतनी रेंज के अंदर या बाहर वो नहीं होना चाहिए। ओवरफिल है या अंडरफिल है वो भी हम लोग चेक करते हैं, पता चला ज़्यादा भर दे रहे हो आप या कम भर रहे हो, तो ये भी हम लोग चेक करते हैं। देन आता है कैप्सूल कलर सॉर्टर। सिंपल सी बात है, इसमें कैप्सूल का कलर देखते हैं, अगर कोई ख़राब कलर का दिख रहा है या जो कंफर्म नहीं हो रहा है स्टैंडर्ड से, तो वो बाहर आ जाता है। कैप्सूल काउंटिंग की बात करें तो 8000 कैप्सूल पर मिनट मशीन काउंट कर लेती है, और फिर जब 8000 कैप्सूल हो जाती है तो फर्दर टेस्ट के लिए उसको आगे भेज दिया जाता है। कौन कौन से टेस्ट है जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए करते हैं? पहला आ रहा है अपीयरेंस टेस्ट, वो कैसा दिख रहा है वो चेक करते हैं। वेट वेरिएशन चेक करते हैं कि उसके अंदर प्रॉपर वेट फिल्ड है कि नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जैसे टैबलेट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए करते थे, सेम वैसे डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं, और मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कैप्सूल के शेल के अंदर मॉइस्चर परमिएट कर पा रहा है या नहीं। वेट वेरिएशन टेस्ट की बात करें तो अगर कोई टैबलेट है जो कि लेस देन 30 mg की है तो उसका ±10% डिविएशन चल जाएगा। मिनिमम 18 कैप्सूल पास होनी चाहिए, और अगर ±20 है परसेंट तो सिर्फ 2, ठीक है। 30 mg से ज़्यादा है तो ±7.5% डिविएशन से ज़्यादा नहीं चलेगा, 18 मिनिमम, और ±15 अगर जा रहा है तो मैक्सिमम 2। ओके। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की बात करें तो जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, अगर वाटर और का बफर ले रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ±2 रहता है। 30 मिनट उसकी लिमिट है कि इतने मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो ही जाना चाहिए। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात करें तो वाटर यूज़ करते हैं हम लोग एज अ डिसइंटीग्रेशन मीडियम, जिसमें जो टेम्परेचर है सेम हम लोग सेट करते हैं, और लिमिट जो है 60 मिनट की दी गई है। वहीं अगर कोई टैबलेट जो है एंट्री कोटेड कैप्सूल है, कोई टैबलेट नहीं कोई कैप्सूल, अगर एंट्री कोटेड कैप्सूल है तो हम लोग उसका जो मीडियम रखते हैं वो 0.1 मोलर का HCl और फॉस्फेट बफर 6.8, ठीक है। इसमें फॉस्फेट यूज़ करते हैं बफर के रूप में। टेम्परेचर सेम रहेगा, 2 आवर्स के अंदर HCl में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो 1 आवर के अंदर बफर के अंदर आ जाना चाहिए। डिफरेंस क्या है, ये 2 मार्क्स में अमूमन पूछ लिया जाता है पेपर में, हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का। हार्ड जेलेटिन सिलेंडर शेप में दिखती है, ठीक है, प्रॉपर ऐसे सिलेंडर के रूप में रहती है। ओह, ये तो मैंने सॉफ्ट जेलेटिन बना दिया, सिलेंडर ऐसे यार, ठीक है ऐसे, और सॉफ्ट जेलेटिन ऐसे दिखती है, ओवल शेप में रहती है। हार्ड जेलेटिन 2 पीस में रहती है, बॉडी और कैप, ये सिंगल पीस में रहती है। इसमें जो प्लास्टिसाइज़र का रेशो है वो 0.4:1 यूज़ करते हैं, और इसमें 0.8:1। बाउंड्री वॉल इसमें रिजिड रहती है, इसमें सॉफ्ट रहती है, दबाने पे ये दबती है। वोलेटाइल ड्रग सब्सटेंस नहीं है क्योंकि उड़ जाएगा, पर इसमें हम लोग भर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव की मात्रा कम लगती है लेकिन इसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि लिक्विड रहता है, और लिक्विड जो सब्सटेंस जो रहते हैं वो प्रोन होते हैं टू दी माइक्रोबियल अटैक। अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइज़र लेस लगते हैं क्योंकि इसको जो इलास्टिसिटी कम की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि लिक्विड फिल रहता है इसमें, इसलिए प्लास्टिसाइज़र की मात्रा जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग की। देखो, हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लोगे कि स्टेबिलिटी कैप्सूल परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी के लिए, और ड्रग जो है फिनिश प्रोडक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, ठीक है। इसमें पहले हम क्या करते हैं, अनप्रोटेक्टेड कैप्सूल को भी यूज़ करते हैं रैपिडली, जो इक्विलिब्रेट कर जाती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। अगर आप कैप्सूल को खुला रखोगे, यानी कि उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, ओपन रखोगे, तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आके वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। और ये वाला टेस्ट भी करते हैं। दूसरा है स्टेबिलिटी स्टडी जो कंडक्ट की जाती है कैप्सूल को कंट्रोल कैप्सूल के साथ में, मतलब एक कैप्सूल के अंदर जिसके अंदर सिर्फ मिनरल ऑयल भरा रहता है, वो चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, जिसका 20 से 30% चेक करते हैं, और जो RH जो रहता है वो 20 से 30% रहता है, और टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इफ़ कैप्सूल प्रोटेक्टेड पैकेजिंग में है, मतलब ढकी हुई है, तो द कैप्सूल शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल स्टेबिलिटी एट द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम फ्रीजिंग एज हाई टू 60। फ्रीजिंग से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस में अगर कैप्सूल प्रोटेक्टेड है, बंद है, जैसे वो रहनी चाहिए तो ढंग से रहनी चाहिए, और अगर अनप्रोटेक्टेड है तो ऐसे कर सकते हैं। क्या है, RH को 20% से कम करेंगे, और टेम्परेचर 2 डिग्री से कम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक ले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि क्या देखने के लिए मिलता है।
ऑब्जर्वेशन में हमको देखने के लिए मिलता है कि जो टैबलेट है वो थोड़ी ब्रिटल आ गई है, ससेप्टिबिलिटी हो गई है, मैकेनिकल शॉक से झटका बटका लगने पर टूट रही है वो। कैप्सूल अपने शेप में वापस आ जाती है जब नॉर्मल कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाती है तब। दूसरा कंडीशन है RH बढ़ा के 45 कर देते हैं, टेम्परेचर 24 कर देते हैं, कैप्सूल मेल्ट होकर चिपक जाती है। तीसरा है कि RH को 60 कर देता है, मतलब 60% ह्यूमिडिटी कर देंगे और टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री में रखेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि कैप्सूल ने थोड़ा सा मॉइस्चर ले लिया है, कैप्सूल सॉफ्ट हो गई है, टैकियर हो गई है और फूल चुकी है। कैप्सूल लीक नहीं होती अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो कि उसको पंचर कर दे। मैन्युफैक्चरर जो है वो भी एक्सेलरेटेड फिजिकल स्टेबिलिटी कर सकता है, जो कि करने के टाइम देखो नीचे कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है एक्सेलरेटेड, मतलब हम लोग उसको बढ़ा के कर रहे हैं तो 80% रूम का RH कर देंगे हम लोग और कंटेनर खुला रखेंगे। दूसरे में 40 डिग्री रख के ओपन कर देंगे और तीसरे में ढक्कन तो क्लोज रहेगा बट 40 डिग्री रहेगी। अभी इन सब के दौरान हमको डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए मिल सकता है, लीकेज देखने के लिए मिल सकती है, ब्रिटलनेस या सॉफ्टनेस देखने के लिए मिल सकती है टैबलेट के अंदर। और अगर वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट रहेंगे कैप्सूल के अंदर तो वो लॉस हो सकते हैं। कैप्सूल के कॉर्नर जो है वाइड हो सकते हैं और ओपन अप हो सकते हैं। अगर ऐसे डिफेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम लोग जेलेटिन की कॉन्सेंट्रेशन को, कंटेंट को, कलर को, मशीन की स्पीड, मशीन के डाई को चेंज करके, एडजस्ट करके इन सारे चेंजेस से मुक्ति छुटकारा पा सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी और एक्सेलरेटेड स्टडी शुड बी फर्दर कंडक्टेड विद द कैप्सूल इन इट्स रिटेल पैकेज, और उनको खुला तो करने के बाद, पैकेज में रखने के बाद भी हमको टेस्टिंग करनी चाहिए। पैकेजिंग और स्टोरेज की बात कर लें, जो कि मे बी लास्ट टॉपिक हो सकता है हमारे इस यूनिट का। बल्क शिपमेंट के लिए कैप्सूल्स को हम लोग मैन्युफैक्चरर से ही ले लेते हैं, जो कि टेम्परेरी प्रोटेक्टेड पैकेजेस में आते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी को झेल लेते हैं, जिसमें कि पॉलीइथिलीन बैग होता है, स्टैंडर्ड फाइबर बोर्ड कार्टून का रहता है। बल्क कैप्सूल को हम लोग को स्टोर इन दी एयर कंडीशन, जो कि ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए 45 डिग्री RH से, 45% RH से और 21 to 24 डिग्री सेल्सियस है। रिटेल पैकिंग जो होती है वो बल्क में की जाती है, एज सिमिलर एज टू दी प्राइमरी पैकेजिंग के जैसा ही रहती है। कैप्सूल को ग्लास या प्लास्टिक के ब्लिस्टर में रखा जाता है, जो कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इफ़ द कंटेंट ऑफ द कैप्सूल और ग्लास प्लास्टिक कंटेनर आर हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने लायक है, तो उसके अंदर एक सिलिका जेल का पैकेट भी डाल देते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। स्ट्रिप पैकेजिंग में टाइट सील्ड एल्यूमिनियम प्लास्टिक रहता है, जिसमें हम लोग उसको फोर्सफुली कवर कर देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से पैक रहता है। एंड आई गेस ये था लास्ट, यू हैव रीच टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं हमारे कैप्सूल के बारे में, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा सिंपल भाषा में। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लास्ट वीडियो से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस वीडियो से मैक्सिमम देखा जाए तो वो डेफिनेशन पूछी जा सकती है मिनिमम पर ग्राम फैक्टर की, बेस एब्जॉर्प्शन फैक्टर की, और डिफरेंस बिटवीन दी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये 3 क्वेश्चन मेनली इस वीडियो से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय।